चलिए हम डिस्कस करते हैं कि मोल क्या होता है। मोल टर्म केमिस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है, न्यूमेरिकल्स में और थ्योरी में भी जगह जगह मोल शब्द आता है। तो इस मोल का क्या अर्थ है? जैसे कि आप जानते हैं कि एक दर्जन, अगर कोई कहता है एक दर्जन तो उसका क्या अर्थ होता है? एक दर्जन का मतलब होता है 12। तो एक दर्जन का मतलब 12। अब दर्जन शब्द जब भी इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ के पहले इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक दर्जन पेन हमने कहा, तो एक दर्जन पेन से मतलब होता है 12 पेन। दर्जन जब भी इस्तेमाल किया जाएगा किसी भी चीज़ के पहले इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे पेन के पहले, या केले, एक दर्जन केले, एक दर्जन सेब, इस तरह से, तो दर्जन का मतलब 12 होता है। वैसे ही एक मोल, ये मोल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, एक संख्या होती है 60224 और इसके आगे 19 ज़ीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6.0224 इंटू 10⁻23। ये पॉइंट इस समय यहाँ पर है, जिसको हम यहाँ से यहाँ लाते हैं और इस तरीके से बीच में यहाँ 19 ज़ीरो हैं और 4 ये अंक, 19 4 23, तो 10⁻23 लगा हुआ है। तो ऐसे वैज्ञानिक संकेतन में हम इसे लिख सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन में। तो एक मोल बराबर इतना होता है। तो ये बात हमें याद रखना है कि एक मोल बराबर ये संख्या है। अब जब भी हम कहेंगे एक मोल पेन, तो इसका तात्पर्य यह होगा कि इतने पेन, यानी 6.0224 इंटू 10⁻23 पेन। और अगर हम कहेंगे एक मोल परमाणु, तो एक मोल परमाणु से तात्पर्य है इतनी संख्या में परमाणु। तो किसी भी चीज़ के पहले हम ये लगा सकते हैं, स्पेशली हम कणों के पहले लगाते हैं। ये परमाणु बहुत छोटे छोटे कण होते हैं, तो छोटे कणों की संख्या के लिए मोल प्रयोग किया जाता है। अणु भी कण है, परमाणु से थोड़ा बड़े होते हैं। तो ये इतने अणु, यानी एक मोल अणु मतलब इतने अणु। आयन भी कण होते हैं, तो एक मोल आयन मतलब होता है इतने ही आयन। तो अब हम समझते हैं मोल का मतलब समझ गए होंगे। और ये जो मोल टर्म है MOLE, मोल, इसका अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंग्रेजी में हीप माने होता है ढेर। तो जैसे मान लिया कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा संख्या में है, जैसे एक मोल सरसों के दाने, तो इतने सरसों के दाने अगर इकट्ठा करें तो पूरा एक ढेर लग जाएगा। तो ये ढेर शब्द से मोल लिया गया है और ये पदार्थ की मात्रा को व्यक्त करता है। हम किसी चीज़ को किलोग्राम में, ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ये वर्ड मोल यूज़ किया जाता है। तो जब भी परमाणु इतनी संख्या में होते हैं 6.0224 इंटू 10⁻23, तो इनका वज़न चाहे जो भी हो, अगर हम मोल में लिखना चाहते हैं तो लिख देते हैं। जैसे एक मोल अगर चींटी हैं, तो संख्या में इतनी चींटी हैं तो हम एक मोल चींटी कहेंगे। और चींटियों का वज़न अगर निकाला जाए तो जो भी होगा 100 ग्राम 200 ग्राम। तो ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं किसी चीज़ की मात्रा को, और मोल में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो पदार्थ की मात्रा को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में व्यक्त करते हैं। तो मोल जो है एक यूनिट है। और जैसे कोई चीज़ मान लिया हमने कहा 10 मोल, तो उसके आगे MOL इस्तेमाल करते हैं। तो MOLE नहीं बल्कि MOL इस्तेमाल करते हैं जब यूनिट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो कोई चीज़ अगर इतनी संख्या का 10 गुना है तो 10 मोल कहेंगे। तो एक मोल जितनी मात्रा का जितने गुना कोई चीज़ होगी उतने मोल कहेंगे। तो ये जो मात्रा है, ये जो संख्या है 6.0224 इंटू 10⁻23, ये संख्या, इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। ये संख्या जो है, एक साइंटिस्ट हैं एवोगैड्रो,
तो एवोगैड्रो संख्या, आवोगाद्रो या जो भी कहो, ये एवोगैड्रो संख्या है। और इसको हम, ये एवोगैड्रो संख्या यानी संख्या मतलब नंबर, तो कैपिटल एन और ए लगाते हैं स्मॉल ए, तो एन ए भी लिखते हैं। अगर कहीं एन ए लिखा हुआ है इस तरह से कैपिटल एन और यहाँ सब्सक्रिप्ट में ए लिखा हुआ है पाद्याक्षर में, तो वो एन ए यानी एवोगैड्रो संख्या है। तो इसको देखते हैं हम एक एग्जाम्पल से। हमारे पास ये कार्बन है, तो कार्बन को हम 12,6 ऐसे लिखते हैं। अब ये जो कार्बन का सिंबल है, इसमें 12 क्या है, द्रव्यमान संख्या, 6 क्या है, परमाणु क्रमांक, यानी इसका परमाणु भार कितना है, इसका परमाणु भार है 12 और यूनिट क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। लेकिन अगर 12 के आगे हम ग्राम लगाते हैं तो फिर इसको हम परमाणु भार नहीं कहेंगे, फिर इसको कहेंगे ग्राम लगाना पड़ेगा उसके आगे, ग्राम परमाणु भार, फिर ये ग्राम परमाणु भार हो जाएगा। तो ये 12 ग्राम, ये जैसे कार्बन 12 AMU मतलब एक परमाणु की बात हो रही है, 1 एटम ऑफ कार्बन, एक परमाणु। लेकिन जब इसके आगे ग्राम लगा देते हैं तो इसका मतलब इसमें कितने परमाणु हो गए, Na यानी एवोगैड्रो संख्या जितने परमाणु हो गए। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या है, ग्राम लगाने का मतलब कार्बन की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई AMU से। तो 12 ग्राम परमाणु भार है और ये इक्विवेलेंट है 1 मोल के। तो 1 मोल मतलब वही Na। तो ये जो है ग्राम परमाणु भार है, इसको हम फिर से ऐसे लिखते रहे हैं, ग्राम परमाणु भार। तो जैसे कि यहाँ कार्बन जो है, यहाँ पर 12 ग्राम है, मैं इसको एक बॉक्स में लिख देता हूँ, तो ये 1 मोल है। लेकिन ये कार्बन है क्या, कार्बन परमाणु है, तो इसलिए हम इसके आगे 1 मोल परमाणु भी लिखेंगे, 1 मोल, क्योंकि इसके बाद कुछ लिखना पड़ेगा। कार्बन क्या है, परमाणु है। तो ये एक एग्जाम्पल था समझने के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज हमारे पास है अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, अमोनिया एक अणु है, 3-4 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो अमोनिया का अणु भार निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये अणु है इसलिए इसका अणु भार होगा। इसमें कई परमाणु हैं तो सबके परमाणुओं का वजन ऐड करना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1, लेकिन 3 हाइड्रोजन है, तो ये हो गया 17 AMU। तो ये 17 AMU क्या है, एक अणु का अणु भार है। तो यहाँ फिर से लिख देते हैं अणु भार। लेकिन अगर इसके आगे हमने 17 ग्राम लिख दिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, ग्राम अणु भार हो जाएगा। और ये जो है फिर कितने अणु हो जाएंगे, इसमें Na अणु हो जाएंगे, बहुत सारे, 1 मोल के बराबर। तो बात वही है कि 17 ग्राम जो है ये इक्विवेलेंट है 1 मोल। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो अमोनिया है क्या है, 17 ग्राम है, और 17 ग्राम से तात्पर्य है 1 मोल से। लेकिन ये क्या है, ये है एक अणु, इसलिए इसके आगे हम अणु लिखेंगे। यानी परमाणु में तो 1 मोल परमाणु होंगे और अणु में 1 मोल अणु होंगे। अगर उसका हमने भार निकाला है, परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं के द्रव्यमान को रखने के बाद। तो इस तरीके से मोल शब्द का प्रयोग होता है। यानी सूत्र हमें अगर पता है तो उसका अणु भार निकाल लेंगे, उसके आगे ग्राम लिखेंगे, उतनी चीज़ 1 मोल होती है। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है C6H12O6, तो ये क्या है, अणु है। ये किस चीज़ का अणु है आप जानते हैं, ये ग्लूकोज का अणु है। ग्लूकोज का ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये ग्लूकोज का अणु है। अगर इसका हम अणु भार निकालते हैं तो अणु भार कितना आता है, कार्बन का 12 × 6 प्लस 1 × 12 प्लस 16 × 6
यानी कार्बन का 12 होता है तो 6 से मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन 1 होता है तो 12 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन का 6 होता है 16 होता है 6 से मल्टीप्लाई किया, जितने परमाणु होंगे उसकी संख्या से। तो 12 छंग 72 प्लस 12 प्लस 96, ये टोटल हो गया 180। तो 180 AMU इसका अणुभार है। लेकिन अगर इसके बाद हमने ग्राम लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, बताओ ज़रा, क्या हो जाएगा, ग्राम अणुभार। फिर इसको हम अणुभार नहीं कह सकते हैं। ये जो है 1 मोल के इक्विवेलेंट है, ये 1 मोल के इक्विवेलेंट है। तो चूँकि ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज 180 ग्राम जब होगा तो कितना होगा, 1 मोल। चूँकि ये एक अणु है इसलिए हम इसके आगे क्या लिखेंगे, अणु। अब हम यहाँ पर जो चीज़ बताना चाहते हैं वो ये है कि C6H12O6 अगर 180 ग्राम है तो 180 ग्राम का मतलब कितना हुआ, 1 मोल। तो जब भी कोई सूत्र लिखा जाता है तो वो लिखा हुआ सूत्र, इसके पहले चूँकि यहाँ कोई संख्या दिखती नहीं है, यहाँ जैसे ये 1 लिखा हुआ है तो 1 शो नहीं होता है, तो ये 1 मोल के लिए है। तो यहाँ पर C6H12O6 अगर 1 मोल है, 180 ग्राम है, तो उसमें कार्बन कितना है, कार्बन आप देख रहे हैं ऊपर कार्बन 12 छंग 72 ग्राम है, 72 ग्राम है। हाइड्रोजन कितना है, 12 ग्राम है, ऊपर देखिए मैंने कैलकुलेट किया है। ऑक्सीजन कितना है, 96 ग्राम है। तो ग्राम में तो आपने लिख दिया, क्या रेशियो है, 72:12:96। तो ये रेशियो है, भार का अनुपात जो है यही है। इसको सरल भी कर सकते हैं किसी संख्या जिससे सरल हो सकता है। लेकिन 72 ग्राम का मतलब हुआ कि ये इसमें कार्बन के आगे कौन सी संख्या लिखी है, 6, तो ये 6 मोल है। और हाइड्रोजन कितना है, 12 मोल है। ऑक्सीजन कितना है, 6 मोल है। तो ये जो 6, 12, 6 ये संख्याएं लिखी जाती हैं, ये क्या है, ये मोल अनुपात है, मोल अनुपात। तो कोई भी सूत्र होता है उसमें जो ये संख्याएं लिखी जाती हैं ये मोल अनुपात को व्यक्त करता है, मोल रेशियो होता है। यानी कार्बन, जैसे एक कार्बन 12 ग्राम, 1 मोल कार्बन 12 ग्राम होता है तो 6 मोल कितना होगा, 12 छंग 72 ग्राम। तो यहाँ 6 मोल है। तो कोई भी सूत्र हो, जैसे मैं यहाँ एक और सूत्र लिखता हूँ, जैसे H2SO4 है, तो H2SO4 में टोटल H2SO4 कितना मोल है, 1 मोल, क्योंकि इसके आगे 1 लिखा है स्टार्टिंग में। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 मोल है। तो ये संख्या जो है बताती है कि हाइड्रोजन 2 मोल है। यहाँ पर सल्फ़र कितना है, 1 मोल है। ऑक्सीजन कितना है, 4 मोल है। और ये टोटल कितना है, 1 मोल है बताया। तो इस तरीके से अगर कोई पूछे आपको कि H2SO4 के 1 मोल में हाइड्रोजन कितना होगा, तो 2 मोल होगा। सल्फ़र कितना होगा, 1 मोल होगा। ऑक्सीजन कितना होगा, 4 मोल होगा। अब अगर ग्राम में पूछ रहा है तो ग्राम में भी बता सकते हैं। इस पर और न्यूमेरिकल हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। अभी तो मेरा बताने का सिर्फ तात्पर्य यही था कि मोल क्या होता है। अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं, CO2। तो CO2 की एग्जांपल है। तो इसमें CO2 में CO2 क्या है, अणु है। और दूसरी चीज़, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये गैस भी है। CO2 को जब भी हम कहीं रखेंगे, एक बंद बर्तन में ही रखेंगे, खुले बर्तन में तो इसको रख नहीं सकते। तो सपोज इसके अंदर CO2 गैस के अणु बंद हैं, तो बहुत सारे होंगे, लाखों करोड़ों की मात्रा में होंगे। तो जितने भी अणु होंगे इसके अंदर बंद होंगे, तो इस पर प्रेशर कितना है, दाब कितना है, दाब के हिसाब से इसका आयतन तय होगा। ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे तो वो पिस्टन दब जाएगा नीचे। नहीं, अणु तो उतने ही हैं, लेकिन दाब ज़्यादा लगाएंगे तो आयतन कम हो जाएगा। और ताप कितना है, ताप पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर हम इसे
मान लिया प्रेशर लगा के पिस्टन नीचे ले आए, लेकिन गर्मी भी ज़्यादा है या गर्म कर दें तो पिस्टन फिर ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ 3 फैक्टर तय करेंगे कि 2 फैक्टर तय करेंगे इसका आयतन क्या होगा। तो CO2 गैस देखते हैं, इसका अणु भार कितना है। ये है इसका अणु भार, यानी कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 गुणे 2, तो ये टोटल कितना हो गया, 44 ग्राम हो गया। अगर 44 ग्राम है तो ये क्या है, ग्राम अणु भार है, पहले भी हम बता चुके हैं। और ये किसके इक्विवेलेंट है, 1 मोल। और चूँकि CO2 क्या है, एक अणु है, इसलिए हम इसके आगे क्या लिखेंगे, अणु लिखेंगे। तो यहाँ मैं अणु लिख देता हूँ। तो 44 ग्राम में 1 मोल अणु होंगे। तो ये जो बर्तन मैंने बनाया है, इस बर्तन में अगर 44 ग्राम CO2 है, 44 ग्राम CO2 है, तो इसमें कितने अणु होंगे, 6.1 मोल होंगे। 0224 × 10⁻23 अणु होंगे। किस चीज़ के, CO2 गैस है तो CO2 के ही अणु होंगे, और किसी चीज़ के तो होंगे नहीं। लेकिन इसका आयतन क्या होगा, इसका दाब क्या होगा, इसका ताप क्या होगा। हमने 44 ग्राम लिया है तो उसमें तो ये बात तय है कि इतने अणु होंगे। तो यहाँ पर एक रूल है कि अगर STP की कंडीशन होती है, STP पर, STP मतलब स्टैंडर्ड, S का मतलब होता है स्टैंडर्ड और T का मतलब होता है टेम्परेचर और P का मतलब होता है प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर क्या होता है 1 atm। तो अगर 1 atm प्रेशर है, यहाँ ऊपर दाब है, यानी STP का मतलब है कि अगर यहाँ पर 1 atm प्रेशर है, दाब है, और टेम्परेचर 273 केल्विन है, इन कंडीशंस में इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। ये फिक्स्ड है, ये रूल है। तो STP पर 1 मोल कोई भी गैस हो, 1 मोल गैस का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। तो यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड प्रेशर 1 बार ले लेंगे तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है इसमें, यानी आयतन में। तो अगर 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर है और टेम्परेचर 273 केल्विन है, तो यहाँ पर 22.4 लीटर ही लिखेंगे। तो हम क्या बताना चाहते हैं यहाँ, हम बताना ये चाहते हैं कि कोई भी गैस अगर STP पर है और वो 22.4 लीटर है, तो फिर उसमें कितने अणु होंगे, 1 मोल होंगे। 1 मोल अणु होंगे किस चीज़ के, उस चीज़ के जिसका जो इस बर्तन में भरा हुआ है, जिसका आयतन 22.4 लीटर है। तो मोल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मोल क्या होता है, मोल शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है,